वो अगर आएंगे उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा और वो 2-4 माह की जेल भी हो सकती है। आमन्ना व सदकना कहना और इनकी हर बात को मनौन तस्लीम कर लेना तो ऐसा एमक्यूएम का कभी नहीं रहा। एक बहुत डार्क पहलू है कि बाअसर लोग जो है वो इवन विक्टिम्स को जो है वो विन ओवर कर लेते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं, विटनेसेस को मैनेज कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और सानह मरी के नतीजे में 23 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत की जानिब से हस्ब रिवायत इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है जो अपनी रिपोर्ट 7 रोज़ के अंदर पेश करेगी। सानह मरी हो या सानह साहिवाल हो, मौजूदा दौरे हुकूमत में पेश आने वाले 435 ट्रेनों के हादसा हों या फिर तैयारा हादसे का मामला हो, पब्लिक होल्डर्स की करप्शन हो, माफियाज के स्कैंडल्स हों, इंक्वायरी कमेटियां बनती रहती हैं, रिपोर्टें आती रहती हैं, मगर अब तक जो ना हो सका है वो है जिम्मेदारों का तयन। मुल्जिमान तो बहुत बनाए गए, मीडिया ट्रायल्स तो बहुत से लोगों का हुआ, मगर ना तो कोई मुजरिम करार पाया और ना ही किसी को आज तक सजा हुई है। सानह मरी से तवज्जो हटाने के लिए अब हुकूमती वज़रा मामूल की सियासत की तरफ लौट रहे हैं और अपोजिशन को निशाना बनाकर न सिर्फ अपोजिशन सानह मरी से हटाना चाह रहे हैं बल्कि कानूनी और सियासी सरगर्मियों में उलझा कर भी अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जमानत देने वाले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में हम मुकदमा चलाएंगे। आज काबीना इजलास के बाद जब उन्होंने ब्रीफिंग दी, क्या कहा इस बारे में जरा ये सुनिएगा। अब जिस एफिडेविट का फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या उस एफिडेविट की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को मुजरिम, कसूरवार या मुलजिम साबित किया जा सकता है? चंद ही रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे और वो पूरा एफिडेविट उन्होंने पढ़कर सुनाया था। ज़रा सुन लीजिए वो पढ़कर क्या सुना रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी उनकी सेहत से मशरूत है और यही एफिडेविट शहबाज शरीफ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि टू एंश्योर रिटर्न ऑफ माय ब्रदर मोहम्मद नवाज शरीफ within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. तो ये एफिडेविट है शहबाज शरीफ का। जब इसकी ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, जिस वक्त वो फिट होंगे वो इंग्लिस्तान में 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे और पाकिस्तान वापस आएंगे। अब इस एफिडेविट में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जिस वक्त डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, जब वो समझेंगे मियां नवाज शरीफ फिट हो गए, सेहतियाब हो गए, तो वो वतन वापस आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ अब तक वाकई बीमार हैं? हुकूमत ने अब तक कितनी बार नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें की हैं और नवाज शरीफ के डॉक्टर्स के साथ क्या हुकूमत राब्ते में है भी या नहीं, या ये सब सिर्फ सियासी खेल का हिस्सा है? नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह और क्या उनकी सज़ा और नाअहली है? माजी में भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ की तो उनके साथ ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं हुआ है। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी नाअहल करार दिए जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने जेलों में वक्त गुजारा, जिलावतनी काटी है। बाद में फिर वो पाकिस्तान आए, इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, उनकी जिलावतनी भी ख़त्म हुई, उन पर एक केसेस भी ख़त्म हुए। 2013 में आम इंतखाबात में कामयाब होकर वज़ारत उज़्मा का मनसब हासिल करने में भी वो कामयाब रहे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त भी तैयार कर ली है, जो आइंदा चंद ही रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके सदर एहसन भून होंगे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह का भी मुतालबा किया जाए और दरख्वास्त में विफाक को फ़रीक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का इस बारे में कहना है कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर कर दी जाएगी। तो क्या कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने भी ये खदशा ज़ाहिर किया था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में जब अपोजिशन अपने एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ करने अमली तौर पर मैदान में होगी, तो क्या मियां नवाज शरीफ उस वक्त वापस आ जाएंगे? इस सिलसिले में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़िया मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, जरा आपकी इजाज़त से चौधरी साहब से पहले इस पर उनकी राय लूँ। चौधरी साहब, 27 फरवरी को आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होना है पीडीएम का, महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज होना है। क्या इन एहतजाज से पहले आप कोई ऐसी सूरत देख रहे हैं मियां साहब की वापसी की, वो मुल्क में होंगे और इस एहतजाज में हिस्सा होंगे इस पूरी तहरीक का? ये तो मियां साहब या उनके रुफ़का ही बता सकते हैं, लेकिन हम एक
अच्छी साइड से जब मैं बात करता हूँ तो मुस्लिम लीग उसको पता नहीं क्यों नेगेटिव ले लेती है। हमने तो पहले दिन कहा था कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए और आकर लीड करना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी यही समझती है, बाकी फैसला तो उन्होंने करना। सही। तो हामिद साहब आपकी भी मैं इस पर पहले राय ले लूँ, फिर ज़रा वो जो, क्योंकि हुकूमत हमारी ये कोशिश कर रही है कि सानिया मरीज़ हमारी तवज्जो किसी तरह हट सके, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ये मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त भी दायर होने जा रही है। अब ज़ाहिर है उनकी सेहत के भी इशूज़ हैं, वो उनकी पार्टी ये कहती है कि हमारा मशवरा है कि वो वापस ना आए। ये सूरत हाल किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी के अरकान भी इस बात के इतराफ़ करते हैं, अगर आप उनसे पसे पर्दा बात करें, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में बात करें, वो ये कि जब तक उनको कोई इशारा, जब तक कोई डील नहीं होती, सिर्फ वो अवामी ताकत पर भरोसा करके नवाज शरीफ साहब, और ये समझ कर कि जनाब वो अगर आएंगे उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा और वो 2-4 माह की जेल भी हो सकती है, वो ज़रा सी तवील जेल भी हो सकती है, तो मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और आपको याद होगा कि जब से उनकी वापसी की बात जब शुरू हुई है, उसका तनाजुर क्या था? उसका तनाजुर ये था कि उसके पीछे जो कहा जा रहा था कि जी कोई डील हो गई। अब जब डील का दावा किया गया तो फिर आप याद करें कि जी DGISPR की बड़ी मतलब है एक डिटेल ब्रीफिंग थी, और उसमें उन्होंने बड़ा कहते हैं ना कि वाज़ेह अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में, लेकिन मुख्तसर जामे तरीके से उन्होंने कहा कि जी कोई डील नहीं होने जा रही। अच्छा, जब डील की हम बात करते हैं, मुझे इसमें 3 में वो हैं कंसर्न्स हैं। एक तो गैर मंतकी है, लॉजिक मुझे उसकी समझ में नहीं आती, मैं भी उस रोशनी डालता हूँ। दूसरा उसमें ये बात है कि जी वो गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। अब हम क्यों कहते हैं कि जी गैर कानूनी और गैर आईनी? कि फ़र्ज़ करें कि अगर अदालत ने उनको सज़ा दी हुई है, ही इज़ अ कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है, वो मफरूर हैं। अब हो सकता है कि वो उनके जो चाहने वाले हैं और एक आम आदमी हो सकता है, उनका वोटर उनको बहुत पसंद करता हो, लेकिन अदालत जो है वो उस पर फैसला नहीं करती कि जी पॉपुलर सपोर्ट क्या है, वो करती है कानून के मुताबिक। अब कानून में जनाब अगर या तो ये हो कि जी आइन को ख़त्म करके, कानून को वो करके जी एकदम जो है उनको बुला लिया जाएगा वापस और हर मुकदमा ख़त्म हो जाएगा विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, और उनकी कन्विक्शन जो है ओवरटर्न हो जाएगी, तो ऐसा मेरे ख्याल में बड़ा बच्चा जमहूरा ये मुल्क नहीं है कि बेटा घूम गया, ठीक है, जो बोलेगा बतलाएगा, ये नहीं चलता। फिर गैर मंतकी यूँ कि पूरा बयानिया बनाया गया है। वो बयानिया ये बनाया गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने, उन पर पैनामा स्कैंडल था, अब जो भी उनके लोग जो हैं उसको ट्विस्ट करें उस बात को कि जी नहीं उनको कामे पे निकाला, उनको तनख्वाह लेने पे निकाला। बात ही कि पैनामा स्कैंडल था, करप्शन के इल्ज़ामात थे, बहुत सारे और मसाइल थे जिसकी वजह से वो बाहर गए। अगर आप उनको इस तरह से दोबारा बुला लेंगे और एकदम उनको एक कहते परवाना दे देंगे कि जी आप तो बहुत अच्छे हैं, और फिर आप आगे चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये मेरे ख्याल में फसानों में तो हो जाता है। हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाने वालों को भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। मतलब है वो इदारों को भी समझाना पड़ेगा, अवाम को भी समझाना पड़ेगा कि भाई हमने पहले जो किया था वो गलत था, ये अब जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मेरे ख्याल में इतना जो शोर मचा है कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और जो भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, मंजूर साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, नफ्सशनास हैं, ये इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह इल्म होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो हमेशा से तारीख रही है कि वो जो है जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इन हालात में उनकी जो वापसी है वो मुमकिन है फौरी तौर पे। जी सही। तो फिर अब ज़ाहिर चौधरी साहब 27 तारीख को ये जो आप लोग एहतजाज अब करने जा रहे हैं, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग दूसरी पार्टीज़ की को एंगेज करेंगे, उनको दावतें दी जाएंगी, वो लोग इसमें शरीक होंगे, क्योंकि ये 2 एहतजाज होने 23 को और 27 को। आप लोग का पहला एहतजाज है, तो अब ये मुश्तरका एहतजाज हो सकता है या फिर आप अलहदा अपना इस एहतजाज को लेकर अवाम में जाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि एहतजाज तो हमारा 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहला 21 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा जो तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे होगा। ये जो खाद का इशू है, ये जो डीजल का इशू है, ये जो कीड़े मारदियात हैं, ये जो बिजली का किसानों को बहुत महंगा मिल रहा है, और सीड के ऊपर जो इन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया है, इसके ऊपर हम शुरू कर रहे हैं 21 मार्च से। फिर हम मजदूरों को मुतहर्रिक करेंगे, किसान कन्वेंशन करेंगे, मजदूरों के कन्वेंशन सारे सूबों के अंदर करेंगे, तलबा के करेंगे, नौजवानों के करेंगे, खवातीन के, लॉयर्स के, सारे शोबा है जिंदगी को हम मुतहर्रिक करेंगे 27 से पहले 27 को निकलेंगे। ऐलान कर दिया है। मेरा ख्याल है मार्चेस जितने भी होंगे उतना ज्यादा इस हुकूमत पे प्रेशर आएगा, और ये हुकूमत तो 27 को जब निकलेंगे तो फिर वहां से मार्च करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस हुकूमत को गिराने के लिए आप तो जा रहे हैं ना, या फिर वहां धरना देकर बैठ जाएंगे? ये देखें, अभी ओपन एंडिंग है वहाँ पे। क्या करना है इसका भी हमने फैसला नहीं किया, और उसके लिए मुख्तलिफ कमेटीज बना दी हैं जो दूसरी पार्टियों से भी रब्ता करेंगी,
किसानों के लिए अलहदा कमेटी बन गई है, मैनिफेस्टो पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए अलहदा कमेटी है, मजदूरों के लिए अलहदा है, तलबा के लिए अलहदा है। हर शोबा तो अगर नून लीग, JUI, PDM की कुछ जमातें आपके साथ शामिल होती हैं तो फिर धरना देंगे, और अगर अकेले करेंगे तो लॉन्ग मार्च करेंगे? कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ इस बारे में? नहीं, देखिए अमूमी तौर पर जो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर है वो धरने के तो हक में नहीं है। अच्छा, ये अमूमी है, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं है। मैंने कहा कि ये फैसला तो उस वक्त जब वहां से चलेंगे, चलने से पहले या फिर पहुंचकर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना। सही। तो आमिर साहब, जाहिर है बिल्कुल इसका तो चॉइस ऑफ जाहिर है अमूमी पीपल्स पार्टी का एक तासुर और एक रवैया यही रहा है कि वो हमेशा से आपकी सोच यही रही है कि धरनों के आप खिलाफ हैं। तो आमिर साहब, जब धरने के खिलाफ एक पार्टी सिर्फ लॉन्ग मार्च करेगी, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत पर कितना प्रेशर डाल पाएगा? जाहिर है पीपल्स पार्टी या कुछ और जमातें मिलकर वहाँ जाएंगी, चंद हज़ार लोग ले जाएंगे, वहाँ से एक आध रोज़ या चंद घंटे गुजार कर वापस आ जाएंगे, हुकूमत पर क्या फ़र्क पड़ना है? बात ही कि चंद हज़ार क्या, मैं समझता हूँ लाख लोग भी ले जाएं, उससे ज़्यादा ले जाएं, यकीनन अगर मोबिलाइजेशन करें। लेकिन उसमें एक सवाल है, वो ये कि मतलब है मेरे ख्याल में जो अपोजिशन की एक तो आम आदमी के लिए पोस्चरिंग होती है, जो मीडिया के लिए होती है, जिसमें बड़ा जारहानापन होता है, और वो हमेशा उनका जो बयानिया होता है वो कि हुकूमत को गिराने जा रहे हैं। और ये हम पहली बार नहीं सुने, जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तब से ये सूरत हाल है। और मंजूर साहब को अच्छी तरह याद होगा, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से लेकर 2013 तक, तो अमूमन मीडिया पे ये खबरें चली थी कि भाई अब ख़त्म हुई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, तब ख़त्म हुई, और बड़े मतलब शोर मचता था, स्कैंडल होते थे, सही गलत एहतजाज होता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी मुद्दत पूरी की, और ये सारी जो मतलब प्रोपेगेंडा होता था वो बातिल ठहरा। उसी तरह नवाज शरीफ साहब का हमने देखा जी, हुकूमत जा रही है, धरना हुआ, और जनाब ताहिरुल कादरी भी बैठे, इमरान खान भी बैठे, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने 5 साल पूरे किए। तो मैं ये समझता हूँ जो इसके भी संजीदा लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान को किसी भी सूरत में इन हाउस चेंज लाकर या कोई और चक्कर चलाकर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, हटा दिया, तो आपके ख्याल में इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान एक सियासी शहीद होंगे और ज़्यादा ज़ोरों शोर से वो एक अगले इलेक्शन में आएंगे, और उन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया होगा। उनको तो बड़ा एक इतराफ़ मिल जाएगा कि जी मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जा रहा था और मैं एहतसाब कर रहा था और मुझे इन्होंने चलने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में ये गलती जो है ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत के 3.5 साल मुकम्मल हो गए, अब सिर्फ 1.5 साल है, उसमें भी चले 4-6 महीने ये गिराने में लगा देंगे। तो 1 साल पहले अगर गिरा भी दिया तो भाई 2023 में वक्त पे इंतखाबात होने दें। लेकिन हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मैं कहता हूँ इनबिल्ट एक अदम इस्तेकाम है। कोई भी हुकूमत हो, मैं आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर गिनना शुरू करें, बेनज़ीर साहिबा, और फिर नवाज शरीफ साहब 2 बार आए, फिर बेनज़ीर साहिबा, ठीक है ना, तो ये सब आप देखिए उसमें हमेशा ही क्राइसिस रहता है, क्योंकि हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ जो होती है वो पार्लियामेंट में तकरीर नहीं सुनते, एक दूसरे से अच्छी बहस नहीं करते। पार्टी अब तक ये तासुर देने में कामयाब रही है कि नून लीग ये चाहती है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि इन हाउस चेंज की और अदम एतमाद की तजवीज़ तो पीपल्स पार्टी कई बार सामने रख चुकी है, जब ये PDM में भी थे तब भी, लेकिन नून लीग ने इस पर एग्री नहीं किया। पंजाब में बड़ी आसानी के साथ नून लीग अगर कोशिश करती तो शायद ये मेरे ख्याल में दोनों ही चाहते हैं, उनको पता है कि क्या कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो जो है नवाज शरीफ साहब उनका कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार के जीने पर चढ़ जाएँ। उसी तरह नवाज शरीफ कोई इस बात का मतलब कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो, क्योंकि इन दोनों जमातों की भी एक तारीख़ रही है, और अब तक वो तारीख़ है। आपके ख्याल में बिटरनेस भूल गए होंगे जो तलखियाँ थी, और अभी ज़रा से जब कशीदगी होती है तो जिस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करती है इनकी लीडरशिप, तो एकदम आपके ख्याल में शीरो शक्कर हो जाएंगे और फिर एकदम निकल जाएंगे। सियासत का आर्ट यही होता है कि मैं और आप बैठे हम अभी इख्तिलाफ करें, फिर हम गले भी मिल सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो इनके कोलाइड करते हैं, उसमें मुतसादिम है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक दूसरे के एक ट्रस्टफुल इत्तेहादी साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कुर्सी के पीछे उनकी नजरें। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक दूसरे को कंधा मारे बगैर, कोनी मारे बगैर एक वहां पर पहुंच सकेगा? तो मुझे नहीं लगता। वो अच्छी बात है, मंजूर साहब मतलब है माशाल्लाह मजदूरों के अवामी लीडर हैं, बड़े में हम अरसे से जानते हैं, इनकी बड़ी जिद्दोजहद रही है, अच्छी बात करेंगे ये। लेकिन मैं तो क्योंकि तजियाकार हूँ और मैं समझता हूँ जो सियासत में चौधरी साहब की पार्टी आमिर साहब चाहती भी हुकूमत को गिराना नहीं। चौधरी साहब से पूछ लें, चौधरी साहब वाकई पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजा जाए, या फिर ये 5 साल पूरे कर लें, फिर आप भी और ये भी आवाम में जाए? जी, मेरा ख्याल है मसला शायद मेरा या आपका या अहमद ज़िया साहब का नहीं है, क्योंकि हम शायद उस हैसियत में आते हैं जिनका गुजारा होता है। हम मसला है आपके जो कैमरे के पीछे बंदा खड़ा है उसका मसला है, उसकी जेब कट गई है, और महंगाई जो है वो तबकाती मसला है। शायद ऊपर वाले जो बड़े माल स्टोर्स में जाते हैं, जो कीमतें नहीं पूछते, उठा उठा कर चीजें रखते हैं, उनकी और बात है।
जरा आम आदमी से पूछकर देखें, आटा 35 रुपए किलो था, 70 पे चला गया। चीनी 52 से 110 120 पे चली गई। जो बिजली का बिल है हमारे दौर में 5 दौर में 13 रुपए, अब 26 से 32 रुपए का यूनिट है। और अगर कमर्शियल यूनिट है तो वो सारे टैक्सेस डालकर 70 रुपए में पड़ रहा है। इसी तरह से अगर आप घी की कीमत देखें 160 रुपए थी तो 400 पे चला गया। अभी 12% सेल्स टैक्स और लग गया है उस पे, ऑयल सीड की इंपोर्ट के ऊपर, तो उससे और महंगा हो जाएगा। सो आम आदमी जो है वो बर्बाद हो चुका है, इस मुल्क की सारी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। इसलिए इस हुकूमत जो है ये तो गिर रही है और अपने वजन से गिर रही है। अब अगर गिर रही है तो उसको सहारा देने वाला जो होगा, अगर हम देंगे तो हम भी, और अगर नून लीग देगी या कोई और देगा तो वो उसका सहूलतकार होगा। तो इसलिए इस हुकूमत का जाना जो है वो ठहर गया है और इस हुकूमत को जाना ही है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि कब चौधरी साहब कब ये अपने वक्त पर मुद्दत खत्म होने के, अच्छा जी जी मैं ये पूछ रहा, मुद्दत खत्म होने पर ही जाना या अर्ली होने? नहीं, मुद्दत तो खत्म हो चुकी है। जहाँ निकलेगा सियासी शहीद, वो वैसे ही पीटीआई से समेत शहीद हो चुका है, सियासी शहीद की क्या बात है, अब वो निकल कर तो दिखाए। अब इनके लोग अपने हलकों में नहीं जा पा रहे तो ये कहां से लोगों को मुतरक करेंगे? अब सवाल ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है, मार्चेस के जरिए ये हुकूमतें गिनी है। मार्च का होता क्या है, जब प्रेशर बनता है तो ऊपर से रूलिंग जो अलायंसेज होते हैं वो फट जाते हैं और खुद पार्टी के अंदर जो दबे बैठे लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे, सामने आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर जिसने पॉलिटिक्स करनी है वो तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकता। ये मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर कहता हूँ। आपने न तनख्वाहों में इजाफा किया, न पेंशन में इजाफा किया, न लोगों की आमदनियां बढ़ाई, सिर्फ महंगाई है कि वो डबल ट्रिपल कर दी। तो इससे आप कैसे यहाँ के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? सो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत अजाब की तरह मुसल्लत है और अजाब जितनी जल्दी टल जाए उतना ही बेहतर होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अब नून लीग से सेनेटर अपने में ज्वाइन किया, जरा उनसे भी ये पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी के इस एहतजाज में क्या नून लीग साथ देगी या फिर 23 मार्च को जो पीडीएम का एहतजाज होना है वो उसी पर अभी भी अपना इक्तफा करेंगे और उसी के ज़रिए फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? तो अब अब्दुल कयूम साहब, क्या इस वक्त स्ट्रेटेजी नून लीग की सफ़ों में चल रही है? क्या आप लोग सोच रहे हैं? पीपल्स पार्टी चूँकि आपसे पहले मैदान अमल में आ रही है तो पीपल्स पार्टी के साथ आना है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है, या फिर पीपल्स पार्टी अलहदा और आपने अपना 23 मार्च वाली स्ट्रेटेजी पर ही चलना है? देखिए, पीपल पार्टी का ये अपना फैसला है। मैं जो समझता हूँ, या तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून से या बाकी पार्टियों से कंसल्ट करके किया होता तो उसमें कमिटमेंट होती। अभी इनकी अपनी विजडम में ये समझते हैं कि पार्टी की अपनी साख को बहाल करने के लिए, जैसे आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहब के जाने के बाद एक खला पैदा हुआ जो पुर नहीं हुआ, तो वो अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए इनकी एक एफर्ट है कि ये कोशिश करेंगे, तो वो कर रहे हैं। देखिए, आपकी मैं डिस्कशन सुन रहा था, मसला ये है कि ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, मैं ये समझता हूँ कि आइडियल तो यही होता है कि हर हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, लेकिन वो टाइम तब पूरा करे कि जो सही रास्ते पे चल के लोगों के मसाइल को हल कर रही हो। अभी तो जैसे जो मंजूर साहब कह रहे हैं ना कि हर चीज़ यानी गिर गई है, हर लोगों का जीना महाल हो गया है, मुश्किलात हैं, और फिर आगे यू डोंट सी लाइट एट एंड। आपका डेट फाइनेंसिंग का एक फंदा आपके गले में और तेज से तेज होता जा रहा है। आपके सर्कुलर डेट्स जो हैं वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ के 2.3 ट्रिलियन हो गए हैं। आपकी इन्फ्लेशन है तो वो है, आप ही है तो वो डिवैल्यू हो रहा है। तो किसी ने तो कोई अरेस्ट करना है, और ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर या इनके लोग आते हैं तो वो कोई तसल्ली नहीं देते। आज भी अभी मैं असद उमर साहब को सुन रहा था नेशनल असेंबली में, वो किसानों पे हमने बड़ा एहसान किया, हमने गंदम जो है वो पर मंड 500 रुपए बढ़ा दिए। तो ये डजंट अंडरस्टैंड कि ये आगे से गंदम बिकती है और खाने वाले आम पब्लिक के लोग हैं। जब बाकी लोगों ने गंदम की प्राइस को रोका हुआ था या चीनी की प्राइस को रोका हुआ था, तो उनका मतमा नजर ये नहीं होता था कि चीनी पैदा कौन करता है या गंदम पैदा कौन कर रहा है या आटा जो है वो कहाँ से बन रहा है। वो ये देखते थे कि लोगों तक कितना जाए। यू सी, ये पाकिस्तान है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर अगले दिन कह रहे थे कि जी हम तो सबसे सस्ते हैं, पेट्रोल सस्ता है, फलाना सस्ता है, और ये वो। आप ये देखें कि आप लोगों की सैलरीज देखें, आप लोगों की पेंशन देखें,
मैं अभी आपको बखुदा ये बताता हूँ कि मैं तो चूंकि आर्म फोर्सेस के लोग बहुत से रिटायर्ड मेरे साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। कल मुझे एक एप्लीकेशन मिली है जिसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वो कह रहे 950 रुपए मेरी पेंशन है और मैं अभी इसमें क्या करूं और वो करूं। मैं हैरान हो गया। अभी मैं उसको परसू कर रहा हूं। बट ऑर्डिनरली अगर 15,000 20,000 रुपए भी किसी की पेंशन है और वो बार सही, लेकिन है आप तो अब्दुल करीम साहब, जाहिर है आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि महंगाई का जो एक इशू है ये क्यों इस हुकूमत के लिए कंट्रोल से बिल्कुल आमिर साहब बाहर होता जा रहा है। ये हुकूमती जब तर्जुमान आते हैं वो हमें बताते हैं कि आप देखें कितनी लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ चुकी है कि मरी में भी लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं। फिर वो जो मखसूस इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए इकनॉमिक्स की वो माशी अशारिया में बताते हैं कि दुरुस्त सिमत में जा रही है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है? एक आम आदमी पर महंगाई का असर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है? जो मुझे इशू लगता है कि जो उनके ब्लाग है, जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं हुकूमती वज़रा, तो वो ज़ाहिर है कि वो उस पर लोग इतराज़ उठाते हैं। क्योंकि वो जब एक कहते हैं ना कि हर तरफ उनको हरा हरा नज़र आ रहा है जबकि हरा हरा नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर सियाक़ व सबाक़ के साथ सच बोलना, हक़ाइक़ को पेश करना ज़्यादा सूदमंद होता है। कि फ़र्ज़ करें अगर दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जी पाकिस्तान में उन अजनास की जो कीमत है वो कम हो जाएगी? जब मतलब तेल की कीमत में इजाफा हो गया, पाम ऑयल की हो गया, शक्कर की हो गया, चीनी की जिसको कहते हैं, वीट का हो गया, आप उठाएं। हत्ता कि वो जो आपको मिला करता था कंटेनर एक ज़माने में $500 के अंदर, $600 में, वो $6,000 में जब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि जी एक आलमी वबा है, पेंडेमिक ने भी चीज़ों को ख़राब किया। तो एक तो ये कि कुछ इनको जो है मुश्किलात जो थे विरसे में मिले थे माशी, कुछ जो है फिर ज़ाहिर है कि पेंडेमिक हो गया, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो बाहर हो गई। फिर ज़ाहिर है कि इनकी जो कहते हैं कि हालांकि तजर्बेकार तो बहुत सारे इनकी पार्टी में मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इन पर ठप्पा लगता है कि जी ना तजर्बेकारी का, तो वो भी शौक़ है। यानी कि वो उनका मुनी न्याजी साहब का शेर है, वो तो पंजाबी में, लेकिन उर्दू में कहूँगा, कुछ शहर के भी लोग जालिम हैं और कुछ इनको भी मरने का शौक़ है। तो ज़ाहिर है कि जब इतने सारी दिक्कतें हो गई जमा, उसके बाद फिर उसकी पुअर मैनेजमेंट हो जाती है तो ज़्यादा वो लोगों को ज़्यादा हर्ट करता है, ज़्यादा उसको तकलीफ पहुंचाता है। ये सब मिल मिलाकर मेरे ख्याल में क्राइसिस की महसूस होता है। ये तो आज तक अपने उस हनीमून फील में ही है, क्योंकि अभी तक किसी भी वाक़ये का, किसी भी सानिये की जिम्मेदारी, किसी बुरहान की जिम्मेदारी साबका हुकूमत अलग बहस आ जाती है। जी, मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा था, उसमें इनको बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं। अब्दुल करीम साहब, अब ये ज़ाहिर है ये मिनी बजट आएगा, तकरीबन आ ही चुका है ज़ाहिर है, और फिर इसके बाद इसके भी असरात आवाम पर पड़ेंगे, मज़ीद महंगाई बढ़ जाएगी। कोशिश आप लोग कर रहे थे इसको रोकने की, MQM से भी आप लोगों ने रब्ता किया था, दीगर इत्तेहादियों से भी आप लोगों ने रब्ता किया था। क्या अमली तौर पर इस वक्त इम्कानात हैं कि इसको रोकने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इस हुकूमत को तो कोई अदराक नहीं है। देखिए, ये जब मुल्क में इन्होंने बागडोर संभाली, एंड यू नो कि कैसे संभाली, ये तो बिल्कुल रेडी भी नहीं थे। इमरान खान साहब समझ रहे थे कि जैसे क्रिकेट की टीम को लीड किया जाता है, शायद इसी तरह। इस फील्ड का उनको ना तजर्बा था, ना तैयारी थी। वो हवा के घोड़े पे सवार होके आए और आके कहा तो हमें तो पता ही नहीं। हालांकि हर कमेटी के अंदर, इवन फाइनेंस कमेटी में और बाकियों में भी इनके लोग थे, कईयों में चेयर कर रहे थे, और तकरीबन 5 बजट इसहाक डार साहब ने कंसेक्टिव पेश किए, और छठा फिर आगे आके शायद खका नवाज साहब एक सूबे में उनकी हुकूमत भी थी, KP में हुकूमत कर रहे थे। तो किस तरह से ज़ाहिर है उस पार्टी को या उनको एज लीडर इनएक्सपीरियंस कहा जा सकता है जब 5 साल तक एक सूबा आपने रन किया और फिर दूसरी बार आप वहाँ ज़्यादा डबल के करीब आपने नशिस्तें हासिल की हों। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आप तो कुछ बात करेंगे कि हुकूमत पार्लिमानी सियासत में मुस्तकिल फतवात हासिल करती रही है, वो कि पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन ने हुकूमत को ज़रूर टफ टाइम दिया है। बजट भी हुकूमत पार्लियामेंट से पास कराने में कामयाब हुई, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट भी हासिल किया। फिर 11 नवंबर को कोई 3 दर्जन के करीब कवानीन भी हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो गई, और फिर अब ये मिनी बजट भी हुकूमत ज़ाहिर है पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। कई मौके ऐसे आए जब हुकूमत के अहम इत्तेहादियों ने कुछ खदशात का इजहार किया, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन बिलाखिर फिर हुकूमत ने उनको मना ही लिया। क्या इस बार भी हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो जाएगी? एक ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा कादरी साहब MQM के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर हमेशा से अपोजिशन को शिकस्त देती आई है। गुज़िश्ता साल कई कवानीन ऐसे थे जिस पर हुकूमत के अपने इत्तेहादियों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ासतौर पर इंतखाबी इस्लाहात का बिल सामने आया। अब मिनी बजट ये हुकूमत पेश करने जा रही है और हुकूमत के अपने इत्तेहादियों को ये बड़ा शिकवा रहा है कि बजट पे ये जो बिल्स हैं ये पेश करने से पहले पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता, इजलास का एजेंडा बहुत देर से उनको बताया जाता है। और इस पर कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात इत्तेहादियों ने उठाए, काफ लीग ने भी, MQM ने भी, लेकिन फिर बहरहाल साथ उन्होंने हुकूमत का ही दिया। अब क्यों हमेशा से हुकूमत का साथ देते आए हैं? महंगाई मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो सबके सामने, एक आम आदमी का हाल। हर सियासी जमात आम आदमी की आवाज़ तो उठाती है, बात तो करती है, लेकिन असम्बली में फिर इत्तेहादी हुकूमत का साथ कैसे देते हैं? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश इस सेगमेंट में करते हैं। तो उसामा कादरी साहब हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने इस मिनी बजट पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो उसामा कादरी साहब, इस बार भी MQM पाकिस्तान हुकूमत को ही वोट देने जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुल्क के बेहतर मफाद में MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखकर और उसमें जो है तब्दीली लाकर। लेकिन ये जो इस वक्त सप्लीमेंट्री बजट की बात की जा रही है, इसमें MQM ने अपनी अमेंडमेंट जो है, जो इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए हैं, उसमें अमेंडमेंट जो है वो जमा कराई हैं। अब ये हुकूमत का फर्ज है कि उन पर संजीदगी के साथ गौर करे, क्योंकि वो कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए MQM ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरियात हैं कि जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं एक आम आदमी को। तो फिर इसमें जो है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये आमन्ना व सदकना कहना और इनकी हर बात को मनौन तस्लीम कर लेना, तो ऐसा MQM का कभी नहीं रहा। MQM जो है अपने उसी मौके पर कायम है कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो अवामी मफादात से हटकर होगी तो उस पर वो भरपूर रेजिस्ट करेगी। सही। और मैं आपको अभी आपके चैनल के जरिए ये भी बता दूं कि अगर संजीदगी से नहीं ली गई उनकी उन अमेंडमेंट को, तो फिर MQM जो है, मैं समझता हूँ कि इस जो वोटिंग हो इसमें हुकूमत का शायद साथ ना दे। अच्छा, यानी अगर आपकी तजवीज़ को नहीं कंसीडर किया गया, हुकूमत ने नहीं मानी, तो फिर MQM पाकिस्तान वाकई वोट नहीं देगी। बहुत बड़ी खबर आप उसामा साहब ज़ाहिर है इस वक्त दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये तो मैं तो बिल्कुल ये आपको कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमने अपनी 11 अमेंडमेंट जो है वो डाली हुई है, और उनमें से कोई एक ऐसी बता दें कि जिनका जो MQM जो पाकिस्तान के गरीब आवाम। और उसामा साहब, ये 11 की 11 माननी है हुकूमत ने, या फिर कोई बार्गेनिंग पॉइंट है कि 2-4 मान के उन्होंने आपको मना लिया, फिर आप वोट दे देंगे कि देखें ये 2 तो मान ली, ये 8-9 पे हम मुस्तकबिल में मनवा लेंगे? नहीं ना, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने सिलाई मशीन के ऊपर लगाई है और आप बोले कि मैं सिलाई मशीन के हैंडल के ऊपर जो है मैं, या उसकी मोटर के ऊपर जो है मैं जो है वो टैक्स लगा देता हूँ और बाकी उस पर नहीं लगाऊं, तो ये तो एक मजाक हो गया ना। देखिए, इसमें कोई बार्गेनिंग वाली चीज नहीं है। इसमें MQM का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं, जो जिनसे डायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम अफेक्टेड होंगे। अब मिर्च पे लगा दिया आपने आयोडीन सॉल्ट पे लगा दिया, आपने जो है वो दूध है, इम्पोर्टेड दूध पर लगा दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें इम्पोर्टेड जो कि ज़ाहिर है आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का दूध घर घर में इस्तेमाल होता है। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है MQM ने अपना बिल्कुल ये पुख्ता इरादा किया हुआ है कि हम इनको इसे तब्दील करवाएंगे। इसमें अमेंडमेंट जो हमने डाली है इस पर हमसे बातचीत कर लें, इस पर बैठ जाएं, और अगर ये जायज़ हमारी हैं, पब्लिक के मफादात के लिए हैं, तो इसमें तब्दीली लाना पड़ेगी। नहीं तो MQM जो सोच रही है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए, लेकिन इस मामले में हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा, तो आमिर साहब, ये वाकई MQM ये स्टैंड ले सकती है, या फिर कहीं कोई खुफिया फ़ोन आ जाएगा, जो अक्सर व बेशतर अपोजिशन इल्ज़ामात लगाती है कि इत्तेहादियों को फ़ोन के ज़रिए मनाया जाता है, तो ये अंदरूने खाना कोई फ़ोन आ जाए और फिर ये मान जाएँ और फिर कोई वजाहत या कोई जवाब सामने आ जाए कि जी इस वजह से हम मान गए? वो कराची में जब सहाफ़ी बैठे होते उन्हें खुफिया चीज़ों का नहीं पता होता अमूमन ना, तो मैं खुफिया की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ाहिरी बातों की बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि जी 11 तजावीज़ दी इन्होंने, तो हो सकता है कि उस पर बार्गेनिंग होगी। और मेरे ख्याल में जो हमारी इतलात हैं उसमें ये होगा कि हुकूमत कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगी। जैसे आपने खुद फरमाया कि इन्फेंट मिल्क के ऊपर, बच्चों के दूध पर अगर लग गया, आयोडीन नमक पे लग गया, तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हुकूमत मनाने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल में जो इस वक्त इनको भी अंदाज़ा है, MQM को भी अंदाज़ा होगा और दीगर इत्तेहादियों को भी, कि अभी एप्पल कार्ट को अपसेट करने का वक्त गालिबन नहीं आया है।
और ये वाली जो बात है कि जी बहुत मतलब है कि एकदम एक रेड लाइन लोग सुर्ख लकीर खींच देंगे और कहेंगे जी इसके बाद हम नहीं मान रहे, तो ऐसा नहीं हुआ। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि इत्तेहादी बड़े नाराज़ भी रहे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और उन्होंने मतलब एक जो भी बड़ा पॉलिटिकल गेम है उसकी वजह से साथ दिया, क्योंकि एमक्यूएम के पास चॉइसेस की भी कमी है इस वक्त कि पीपल्स पार्टी ने जो सलूक किया हुआ है शहरी सिंध के साथ और वहाँ पे इनकी रिजर्वेशन है, ज़ाहिर है कि एकदम पलट के उधर नहीं जा सकते कि उनसे यकीनन बात हो सकती होगी जरदारी साहब से दोबारा आप बात करें, लेकिन मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह फिर अगर नून लीग की बात करें तो वहाँ पर भी इतनी मतलब बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एमक्यूएम एकदम कलाबाजी खैर उधर चली जाए ना, या अगर आप कहें जी एमक्यूएम इंडिपेंडेंट रहती है और मतलब अपनी कुछ सीटों के साथ जो है तनतनहा खड़ी रहेगी, मेरे ख्याल में भी ये वक्त आया नहीं है। और एमक्यूएम के भी जो संजीदा रहनुमा हैं उन्हें देखिए ज़ाहिर पब्लिक पोस्टिंग जैसे कादरी साहब फरमा रहे हैं ऐसे ही होगी, वो यकीनन यही बयानात की हद तक, टीवी प्रोग्राम्स की हद तक, लेकिन जब असल वक्त आएगा निगोशिएट करने का तो इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है वो फिर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में। हम सब कहीं एमक्यूएम वाले इस वक्त ये तो नहीं फील करे कि 4 साल के करीब इस हुकूमत को होने को आ रहे हैं और इस वक्त जो एक अवामी तासुर जो ज़िमनी इंतखाबात का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बलदियाती इंतखाबात का रिकॉर्ड देखें तो ये हुकूमत इस वक्त गैर मकबूल होती जा रही है, तो शायद अगले इंतखाबात में एमक्यूएम को किसी और से इत्तेहाद करना पड़े, तो अब इस हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लेने का ये मुनासिब वक्त है। देखिए लाइबिलिटी तो है, फिर दूसरी बात ये कि पीटीआई ने जिन सीट्स पे जो जीती है कराची से वो एमक्यूएम की सीट्स हुआ करती थी एक ज़माने में ना, तो असल में एमक्यूएम और पीटीआई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे जब भी इंतखाबात होते हैं, तो ये वो इत्तेहादी हैं कि जो अभी तो इत्तेहादी हैं लेकिन जब इंतखाबात आएंगे तो एक दूसरे के सामने होंगे। फिर एमक्यूएम के साथ ये मसला भी है कि ज़ाहिर है कि जो इनकी पार्टी में धड़ेबंदियाँ हुई हैं, कोई दिल का टुकड़ा यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो उसमें भी मतलब गालिबन कोशिशें हो रही हैं कि एक यकजा किया जाए और एक कम अज़ कम जितने लोग साथ मिल के एआई की कोशिश कर सकें, रेनेसां की कोशिश कर सकें एमक्यूएम के, उस पर भी बात हो। वो ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का मौजू नहीं है कि इस पर बात ज़रूर कीजिएगा कि शरीफुल लिबास साहब बैठे हुए हैं, वो उनसे राब्ते में लोग हैं कर रहे हैं, भी आमिर खान साहब मिलकर आए थे, फ़ारूक सत्तार साहब की कोशिश है, फिर आफाक साहब चाह रहे हैं कि जी धड़े मिल जाएँ, जो हमारे वो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे के इनके भी हैं, सभी के हैं वो, तो वो पीएसपी भी मतलब है कि उनका बड़ा रिजिड मौक़िफ़ है बाज़ चीज़ों के ऊपर, मेरे ख्याल में उनसे भी राब्ते होंगे, मुझे नहीं पता कि वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते नहीं दिखाते, वो एक अलग बात है। लेकिन बाज़ जो एमक्यूएम जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग हैं, जो खैर पीएसपी तो अलग हो गई ना, उनमें मेरे ख्याल में एक सीरियस मूव हो रहा है कि अगर उन्हें अगले इंतखाबात में रेलिवेंट रहना है तो जो भी हैं कि जी इनके पुराने लोग हैं, शरीफुल लिबास हों, फ़ारूक सत्तार साहब हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब, जो भी सीनियर लीडरशिप है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और वो कोशिश करे। लेकिन आमिर साहब ज़ाहिर मौजूद तो नहीं, लेकिन फिर इसमें एक ज़िमनी सवाल ये निकलता है, मुख्तसर आप बता दीजिए, इसमें फिर क़यादत का इशू आता है ना कि कायद कौन होगा, क़यादत कौन करेगा, असल सवाल तो ये है ना जिस पर लड़ाई इनकी रहती है, जो धड़ेबंदी की शायद वजह भी है। अच्छा वो इसका जवाब गालिबन वो देंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कहते हैं ना कि आपका वो जो है मकसद अगर बुलंद है और आप वाकई मतलब है ये चाहते हैं कि जी अर्बन सिंध का, और मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, अर्बन सिंध में तमाम लोग जो भी हैं तो वो उनका अगर भला होगा तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है तय हो सकती हैं, होनी चाहिए। एक बड़ी पार्टी में कई बड़े लोगों की जगह होती है और तो अगर खुदा तौफीक दे, अगर नहीं देगा तो फिर मतलब है इसी तरह जो हम कहते हैं जूतियों में दाल बट रही वो बढ़ती रहेगी। तो उसामा कादरी साहब ये अब ज़ाहिर फैसला तो आप लोगों ने कर लिया है, अब ये वाकई अगर आपकी इन 11 में से कोई तजावीज़ हुकूमत नहीं मानती, इन केस अगर ये सिचुएशन बनती है और आप वोट नहीं देते, फिर हुकूमत के साथ एज इत्तेहादी आप चलते रहेंगे, अपनी टर्म पूरी इस हुकूमत को करवाएंगे या फिर कुछ आगे भी सोच रखा है आप लोगों ने, वाकई कुछ करने वाले हैं? हाँ देखिए, इसमें तो जमहूरियत तो यही कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ पर इख्तलाफ है तो मुझे वो कहना भी चाहिए और उस इख्तलाफ को जो है बमांगो दहल सामने भी लाना चाहिए, और उस पर अगर हुकूमत जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो मैं जो है उसको आवाम के सामने लेके जाऊंगा। और अब एक मेरा ख्याल एमक्यूएम जो है वो शायद पाकिस्तान की ऐसी जमात जरूर है कि जिसमें जमहूरी अंदाज से तमाम तर फैसले होते हैं और जिसमें कोई ऐसा जागीरदाराना सिस्टम या खानदानी सिस्टम नहीं है कि बाप के बाद बेटा या खानदान का कोई फर्द जो है वो कमान संभाले और चाहे ना अहल हो या नालायक हो। तो एमक्यूएम में जो है जमहूरी अंदाज से फैसले होते हैं और अगर अवाम ने अगर ऐसा फैसला किया कि हुकूमत से बाहर आ जाएं और अगर उन फैसलों पर जो अवामी तवक्कुआत के बरक्स फैसले होते हैं तो एमक्यूएम उसमें बिल्कुल देर नहीं लगाई। लेकिन उसामा साहब अभी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अभी 11 नवंबर को भी जब ये कानून साजी हुई थी उसमें इंतखाबी इस्लाहात को जब उस बिल को जब मंजूर किया गया उस पर भी आपके बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे आपकी पूरी जमात के, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों ने वोट दिया। हाँ देखिए, उस वक्त भी जो है एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात थे और सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ जो उसमें एक ये भी था
कि आपने ईवीएम मशीन के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप लेने की कोशिश की और अपने इत्तेहादियों को आपने एतमाद में नहीं दिया, उनको ब्रीफ नहीं किया। हमें तो मालूम ही नहीं है ईवीएम मशीन जो है ये आप ऑपरेट करेंगे या XYZ कोई दीगर लोग इसको ऑपरेट करेंगे। तो सबसे अहम तरीन नुकता ये था कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसमें जो है उसमें जब उसके तमाम तर चीजें सामने आई और उसके बाद MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और फिर उसके बाद अवाम में जाकर अपने जिम्मेदारों में और कारकुनों में कराची शहर में जाकर हैदराबाद शहर के लोगों को बताया कि हम इससे इस हद तक मुतमईन हैं, तो फिर लोगों ने फैसला दिया कि अगर आप मुतमईन हैं तो फिर आप जो है इस पर साथ दीजिए। तो मैं ये मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज होगी, चाहे ये हो या वो वाला मसला था, उसमें कोई MQM में कोई ऐसा शख्स या फर्द नहीं है कि जो अपने तौर पर अपनी जाती हैसियत में कोई फैसला कर सके। तो MQM के फैसले आवाम करती है और आवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाए। सही। चलें आमिर साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है, उसमें मैं आज जो फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में EVM मशीन्स का जिक्र किया था कि अब इलेक्शन कमीशन को 15 अप्रैल तक ये वो देने जा रहे हैं और फिर पंजाब के और इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात भी इसके तहत होंगे। अब अपोजिशन का इस पर एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, वो तो आने वाले इलेक्शन को ही इसके नतीजे में मुतनाज़ करार दे रहे हैं। अब ये सूरत हाल, ये आने वाले इलेक्शन वक्त से पहले ही आपको मुतनाज़ होते नज़र आ रहे हैं EVM के तहत अगर होते हैं, और हुकूमत के पास इतना वक्त है कि वो तैयारी कर सके इसके तहत करवाने की? ज़ाहिर कि एक आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसके लिए आपने कोई ट्रायल बेसिस नहीं की कि आप कहते हैं ना किसी ज़िमनी इंतखाब में एक हल्के में ट्राई कर लेते, फिर 4 हल्कों में ट्राई कर लेते। इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी तो सवाली निशान तो होंगे। लेकिन मैं एक असूली बात करता हूँ, जैसे मैं तो टेक्नोलॉजी का कायल हूँ हर हालत में ना, कि आपको पता है आपका लैब टेस्ट भी होते हैं तो मशीनें उसको डिसाइड करती हैं कि आपके खून की क्या सूरत हाल है। जहाज़ उड़ता है तो टेक्नोलॉजी डिसाइड करी होती, पायलट का इतना अमल दखल नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पर भी जितनी कंप्यूटराइजेशन होगी, जितना डिजिटलाइजेशन होगा, वो चीज़ों को साफ़ करेगा, अच्छा करेगा। तो आने वाले, वो कहते हैं नक्शे कोहन पर अड़ना जो होता है ये सही रवैये नहीं होते। तो यहाँ पर जो है आईने 9 से में डरना नहीं चाहिए और नक्शे कोहन पे अड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और उसमें जो शकूक व शुबहात हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के हों, इत्तेहादियों के हों, उसको दूर करें। अगर वाकई नेक नियति से करना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ एक स्टंट है, बात ही कि हमें पता है कि वोट बिरयानी पे बिकते हैं, हमें पता है कि बैलेट बॉक्स चोरी होता है, हमें पता है कि जी स्टफिंग होती है, हमें पता है कि बहुत धांधली हुई है, बैलेट बॉक्स गायब हो जाते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी लाकर आप इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और नताइज को जल्दी मुरतब कर सकते हैं, तो फिर उसमें कोई इतराज़ की बात होनी नहीं चाहिए असूली तौर पर। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों की सुनी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आखिरी सेगमेंट में एक और अहम मौजूद के बारे में बात करनी है। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस्लामाबाद के फ्लैट में मुलजिम उस्मान मिर्जा की तरफ से ब्लैकमेल करने के केस में एक नया और होशरुबा मोड़ सामने आ गया है। लड़के और लड़की ने उस्मान मिर्जा को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के एक फ्लैट में लड़का और लड़की को जिनसी तौर पर हिरासा करने, उनकी बरहना वीडियो बनाने और उन्हें जिनसी अमल पर मजबूर करने का मामला सामने आया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मुल्ज़िमान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और जिनसी तौर पर हिरासा करते हुए भी इसमें बड़ा वाज़े देखा जा सकता है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने कार्रवाई की और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया। ताहम अब लड़का और लड़की ने मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया है। दोनों मुद्दई अपने बयान से ही मुकर गए। लड़के और लड़की ने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। मुतासरा लड़की ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने सारा मामला खुद बनाया है, मैंने बयान हल्फी किसी दबाव में आकर नहीं दिया या और किसी भी मुल्ज़िम को ना ही शनाख्त किया और ना ही किसी पेपर पर मैंने दस्तखत किए हैं। मैंने किसी को भी तावान की रकम अदा नहीं की। मुल्ज़िम रेहान समेत दीगर मुल्ज़िमान को मुझे थाने में दिखाया गया था और रेहान समेत किसी भी मुल्ज़िम ने मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश नहीं की और मैं रेहान को नहीं जानती और ना ही वो वीडियो बना रहा था। तो एक तरफ ये मामला कि जिसमें मुद्दई इस केस से अपने बयान से मुकर चुके हैं और नूर मुकद्दम कत्ल केस भी चल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि तारीख़ों पर तारीख़ें दी जा रही हैं। वहां भी मुल्ज़िम सामने मौजूद है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि इस मुल्ज़िम को क्या सज़ा देनी है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। शाह खावर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं कि इस तरह के मामलात में क्यों
मुद्दई अपने बयानात से मुकर जाते हैं और क्यों इतनी तवालत ये केसेस इख्तियार कर जाते हैं। शाह साहब, ये जो इस्लामाबाद के फ्लैट वाला मामला है, उस्मान मिर्ज़ा की वीडियो वायरल हुई, लड़का और लड़की पर किस तरह से उनको हिरासा किया जा रहा था वो सब ने देखा। अब ये जो मुद्दई दोनों लड़का लड़की हैं, यही अपने बयानात से मुकर गए, ये क्या होता है? ये पीछे से कोई दबाव डाला जाता है, उनको राज़ी किया जाता है, कोई डील हो जाती है अंदरूनी खाना? किस तरह के मामला होते हैं शाह साहब? देखिए, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो अभी आप बता रहे हैं कि इतने सबूतों के बावजूद भी, और उसमें जो विक्टिम्स हैं उन्होंने पहले पुलिस के सामने भी बयान दिए, 161 का भी बयान दिया, लेकिन जिस वक्त उनकी शहादत कलम बंद हुई तो उन्होंने फिर इनसे पूरा इनकार कर दिया। ये हमारे माशरे का एक बड़ा एक डार्क पहलू है कि यहाँ पे जो लोग ताकतवर होते हैं या जो बाअसर लोग हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लेते हैं मुद्दईयान के ऊपर, गवाहान के ऊपर, और ये यकीनन ये उसी दबाव का नतीजा लग रहा है कि वो जो लड़का और लड़की जिनके साथ इतनी ज्यादती हुई और इतना सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, और वो एक उनका जो मुकदमा है उसका रिकॉर्ड का भी हिस्सा है तो वो नाकाबिले तरदीद सबूत है। लेकिन जो मुद्दईयान होते हैं उनका बयान बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो इस चीज से इनकार कर दें अपने एविडेंस के दौरान कि वो किसी को जानते नहीं है या जो मुल्ज़मान नामजद हैं उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर तो वो पूरा एक प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है और फिर उसमें जो शक का फायदा है वो मुल्जिमों को पहुंचता है। अच्छा। तो ये एक हमारे मुआशरे का एक बहुत डार्क पहलू है कि बाअसर लोग जो है वो इवन विक्टिम्स को जो है वो विन ओवर कर लेते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं, विटनेसेस को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन शाह साहब, अगर ठोस सबूत मौजूद हों और उसके बावजूद भी मुद्दई अपने बयान से मुकर जाए तो फिर ये केस किस तरह आगे बढ़ता है? मुद्दई को अलहदा कर दिया जाए और फिर अदालत वो केस आगे लेकर चलती रहे उन सबूतों की बिना पर? मुश्किल हो जाता है कि अगर ऐसी सूरत में अगर ट्रायल कोर्ट अगर फिर भी उनको सजा दे दे, अव्वल तो मैं नहीं समझता है कि ऐसे सूरत हाल में मुल्जिमान को सजा होने का कोई इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर ऐसी सजा हो भी जाए तो वो एपेलेट कोर्ट में, चूंकि वो ये देखते हैं कि अगर मुद्दईयान खुद जो है अपने बयानात से मुकर रहे हैं और मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर तो अदालतों के पास कोई चारा नहीं होता कि वो उसका फायदा, शक का फायदा जो है वो मुल्जिम को दे। तो शाह साहब, ऐसे केसेस में कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं अब तक तरतीब दिया गया कि मुद्दई अपने बयान से मुकर क्यों रहा है, इसकी वजूहात का पता चलाया जा सके? ये भी तो सामने आना जरूरी, क्योंकि लातादाद केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये वाकया इसी तरह होता है। देखिए, उसमें ये होता है कि एक जो अगर ऐसा कोई इस्तिगासा का जो गवाह है वो अगर अपने असल बयान से मुकर जाए तो उसको फिर ये होता है कि वो जो प्रोसिक्यूटर है वो उस पर फिर जिरा कर सकता है, उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देता है। लेकिन वो जो एक प्रोसिक्यूशन के केस में जो एक बहुत बड़ा जो एक खला आ जाता है उससे वो फिलअप नहीं हो सकता, उसमें फिर अदालतों को उस केस में सजा देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शाह साहब, इसका मतलब फिर ये ज़ाहिर है ये पूरी सूरत हाल उस बात पर, उस जुमले पर सादिक आती है वो जो कानून के बारे में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, कोई भी मुद्दई किसी भी वक्त मुकर जाए वो केस कमज़ोर हो जाता है, ठोस सबूत सामने हो लेकिन अदालत के लिए फैसले करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए कानून अंधा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अदालत ने जो फैसले करने होते हैं वो शहादतों पे और बयानात के ऊपर होते हैं, और स्पेशली इस तरह के केसेस में जिसमें खवातीन के खिलाफ जो है वो जो है इस तरह की जिनसी या जिस्मानी हरासगी का जो केस हो, तो उसमें जब खातून खुद कह दे कि मैं जिस पे इल्ज़ाम है मैं इसको पहचानती नहीं हूँ और ये उसमें वो मौके पे मौजूद नहीं था, तो फिर तो अदालतों के पास कोई जो है वो ऑप्शन रह नहीं जाता कि वो शक का फायदा देते हुए मुल्जिमान को जो है वो बरी कर दे। सही, लेकिन अब ज़ाहिर है शाह साहब, जब बयानात पर और सबूतों की बुनियाद पर ये फैसले देने होते हैं, तो ये जो नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसमें ज़ाहिर है खुद आप भी उनके वकील हैं, तो ये केस फिर इतना क्यों तवालत इख्तियार करता जा रहा है? बयानात, गवाहियाँ, सबूत सब कुछ मौजूद है। तवालत इख्तियार करता जा रहा है। देखें, इसमें एक तो पहले मरहला था जो FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और चूंकि ये जो नूर मुकद्दम का केस है ये ज्यादातर साइंटिफिक बुनियादों पर जो हासिल करदा शहादतों से है, तो इसमें बहुत सारे DNA और जो इस तरह की फोरेंसिक शहादतों के लिए पहले गया हुआ था, फिर उसमें जाहिर है कि टाइम लगा और चालान जो है वो बाद में पेश हुआ अदालत में, और जब से चालान पेश हुआ है और जब से इस पे फर्द जुर्म आयद हुई है उसमें मुसलसल जो इस्तिगासा के गवाहान हैं उनकी शहादतें तकरीबन 95% रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और बाकी जो है ये
आइंदा तारीख पे हो जाएंगी। अच्छा। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि 2 हफ्ते से ज्यादा जो है वो डिफेंस को जो मौका दिया जाएगा अपने दिफा का, उसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी गैर जरूरी ताखीर हो रही। लेकिन फिर साहब उसके बाद फिर वो अपीलों का सिलसिला होता है, हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, उसमें भी फिर वो जी वो अपील तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सबसे जो प्राइम जो उसमें इम्पोर्टेंस होती है वो ये होती है कि जो ट्रायल अदालत है वो फैसला अगर कर दे और उसमें अगर वो सख्त से सख्त सजाएं अनाउंस कर दे तो अपीलें तो फिर बाद में डिसाइड होती रहती है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रायल जो है वो वक्त पे जो है वो कंप्लीट हो जाए। सही। और शाह साहब इसमें चूंकि ज़ाहिर है जो ज़ाहिर जाफ़र जो इस वक्त मुल्जिम है उनको जहनी माजूर भी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, उन्हें थोड़ा सा उनके साथ कुछ नफसियाती इशूज़ भी रिलेट करने की कोशिश की गई। अब ये सारे मामला अब ख़त्म हो चुके हैं, केस बिल्कुल सही अपने रुख पर आगे बढ़ रहा है और फिर ज़ाहिर सज़ा उनको अगली कुछ हेयरिंग्स में उनकी फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब ये मामला। देखिए बात यह है कि जो उनकी जहनी मरीज होने की जो प्ली थी जो कि बहुत ताखीर से ली गई थी और सोचा समझा कि एक प्लानिंग के तहत ली गई थी, उस पे तो एक जो लंदन ट्रायल कोर्ट है एडिशनल सेशन जज साहब जनाब अतार अबानी साहब, उन्होंने तो उनकी वो प्ली खारिज कर दी है और बड़े वेल रीजन्ड ऑर्डर से खारिज की है। अब वो जाहिर है कि उसकी अपील करेंगे, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पे उन्होंने ऐसी प्ली लेने के मुतालिक उनकी बड़ी सिक्काबंद जो है वो फैसले मौजूद हैं जिसमें रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं। और मैं नहीं समझता कि उसकी ये जो ज़हनी मरीज होने का जो मौक़िफ़ है वो किसी भी फोरम पे जो है वो कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि जब मुद्दई ही अपने बयानात से मुकर जाएं या पीछे हट जाएं तो फिर ज़ाहिर शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को मिलता है और अदालतों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बग़ैर मुद्दई के इस तरह से केसेस को आगे लेकर चला जाए। प्रोग्राम के आखिर में एक और अहम खबर आप तक पहुँचानी है। पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपये की वापसी की उम्मीद जाग गई है और जिन लोगों के पैसे डूबे उनके लिए ज़ाहिर है ये एक उम्मीद की किरण है। एक अच्छी खबर है कि आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज यानी बाइनेंस ने FIA के साइबर क्राइम विंग से रब्ता कर लिया है और क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीशी ताउन के लिए नामजद भी कर लिए गए हैं। बाइनेंस की जानिब से नामजद किए गए दोनों माहिर अमरीकी महकमा ख़जाना के साबिक मुलाजिम हैं। FIA साइबर क्राइम के सरबराह इमरान रियाज का यह कहना है कि बाइनेंस के अमरीकी माहिरीन माली जराइम की तहकीकात इससे पहले भी करते रहे हैं। बाइनेंस की जानिब से FIA से पहला राब्ता फ़ोन पर किया गया और फिर बाद में बाकायदा तौर पर एक ईमेल भी इस सिलसिले में मौसूल हुई है। हेड ऑफ साइबर क्राइम का यह भी कहना था कि बाइनेंस के मुताबिक फ्रॉड की तहकीकात में FIA से मुकम्मल ताउन किया जाएगा और पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया था और ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी थी। सरबराह FIA साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक से बंद हो गई जिन पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे और इन हज़ारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। इमरान रियाज का कहना है कि एप्लीकेशंस के ज़रिए इब्तिदा में वर्चुअल करेंसीज़ में कारोबार की सहूलत दी जाती थी। इन वर्चुअल करेंसीज़ में बिटकॉइन, एथरॉम, डॉज कॉइन वगैरह में सरमायाकारी बाइनेंस के ज़रिए ज़ाहिर की जाती थी और एप्लीकेशंस के टेलीग्राम अकाउंट पर माहिरीन क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाते थे। फिर इसी तरह से एतमाद जीत कर ये 18 अरब रुपए का गबन किया गया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है और जिन पाकिस्तानियों ने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी उनके लिए बहरहाल एक उम्मीद की किरण तो पैदा हुई है। आने वाले दिनों में इस बारे में आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।